सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। आगाज़ में बात करेंगे, ईरान ने अमरीकी हमले के रद्द-ए-अमल में इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला किया है, जिसके नतीजे में बिन गोरियन एयरपोर्ट, रिसर्च मराकज़, फौजी अड्डे और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ लरज़ उठे हैं। हमलों में 86 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक हुई है नाज़रीन, जबकि इसराइली तेहरान के करीब फ़र्दो जोहरी तनसीबात और शहीद बहश्ती यूनिवर्सिटी पर हमला किया। इससे पहले अमरीका ने ईरान की 3 जोहरी तनसीबात फोर्दो, नतन्स और अस्फहान पर हमलों में जदीद तरीन जंगी मशीनरी B-52 बमबार तैयारे और बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। ईरान का मौक़िफ़ है कि तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई और ना ही ताबकारी अखराज हुआ, जबकि अमरीकी दावा है कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया है। उधर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर तलब कर लिया गया है, जिसकी पाकिस्तान, चाइना और रशिया ने सपोर्ट का कहा है। अमरीका के 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़, एक तरफ ईरान में हुकूमत की तब्दीली की बात और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की उम्मीद, सूरत हाल को मज़ीद मुहब्बम बना रही हैं। ये 2 जो हमारे सामने नज़रियात आ रहे हैं अमरीका की जानिब से। उधर पाकिस्तान में ईरान, इसराइल और अमरीकी जंग पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने OIC इजलास, जबकि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी दौरे की तफसीलात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में फ़ील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि फ़ील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत की अक्कास है और इस इजलास में जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल जो बन रही है उस हवाले से भी बातचीत क्या हुई, आज बात करते हैं अपने प्रोग्राम में। एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं और जैसे जैसे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे हम उनका भी तारुफ़ करवाएंगे। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ कि अभी जो सारी सिचुएशन बन रही है, ख़ास तौर पर सदर ट्रंप उनकी ये स्टेटमेंट रजीम चेंज के हवाले से एक ऐसे वक्त में आना जब DJ वैंस ये कह चुके थे कि हम ईरान में जो हुकूमत की तब्दीली है उससे मुतालिक हमारे कोई प्लान्स नहीं हैं। बेसिकली इनका जो यूरेनियम वाला प्रोग्राम था इसको सिर्फ निशाना बनाना था, हदफ यही था। एक तो ये किस तरह से देख रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, ये कितनी अहमियत की हामिल रही? जी, हमने एक तरफ तो जो ख़बरें आ रही हैं अमरीका से, जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, JD वांस का हो, सेक्रेटरी रूबियो का हो, और फिर ख़ास तौर पे उनकी इंटेलिजेंस चीफ जो हैं तुलसी गबार्ड, उसने भी जो डिफरेंट बयान दिए थे। फिर आपने देखा उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी शटअप कॉल दी है, कह के शी वाज रॉन्ग, जब उसने कहा कि जी ईरान तो नोवेयर नियर मेकिंग ए एटम बॉम्ब। तो इस हवाले से मुख्तलिफ बातें आ रही हैं, लेकिन जिस अंदाज से आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है हमारी, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। सबसे अहम बात तो जो बुनियादी तौर पे ये है कि जी जिस तरीके से पार्लियामेंट का आज इजलास पहले हुआ नेशनल असम्बली का, आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भरपूर सपोर्ट की ईरान की और ये कहा कि आज ईरान के साथ हम अगर नहीं खड़े होंगे तो कल खुदा न खास्ता हमारे साथ ऐसी सूरत हाल होती तो कौन खड़ा होगा। इसी तनाज़र में ये मीटिंग होती है और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ज़बरदस्त तरीके से ब्रीफ किया गया और ऑप्शन डिफरेंट देखे गए कि खुदा न खास्ता ये जंग का दायरा अगर बढ़ता है तो फिर क्या होगा। ईरान में अगर रजीम चेंज की बात होती है तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, फिर कितना अदम इस्तेकाम का ये रीजन शिकार होगा। और फिर अगर ईरानी हमलों का जवाब देता है, जैसे कि आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ये कहा गया कि जी 51 आर्टिकल के तहत ईरान को अपने दिफा का हासिल है, उसकी भरपूर सपोर्ट की गई और कहा गया कि जी कंडमनेशन एक दफ़ा फिर की गई जो ईरान पे हमले किए गए अनप्रोवोक, जिसको अब दुनिया भी कह रही है कि गलत हुआ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरी नज़र में जो मेरी ख़बर है आमना, वो ये है कि जिस तरीके से पाक अमरीका ताल्लुकात के बारे में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो ब्रीफ़ किया वो बहुत अहम है। देखें, एक तो यह बड़ी वाज़ेह तौर पे कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जो बात हुई है उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्री किया और फील्ड मार्शल साहब ने उनको कहा कि जी हम तो छोटे से मुल्क हैं, हम पे भी अगर टैरिफ लग गए तो क्या होगा। वो कहा जाता है, जो मेरी खबर है कि वो सेक्रेटरी जो उनकी तिजारत है उनको उन्होंने डायरेक्ट किया उस मीटिंग में कि नहीं, पाकिस्तान की मदद की जाए और पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस दिया जाए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की जाए। फिर फील्ड मार्शल ने मेरी इत्तला ये कि उनको बताया कि देखें, पाकिस्तान में तेल निकल आया था 2019 में केकड़ा 1 के नाम से ऑफशोर ड्रिलिंग जब हुई थी कराची के पास, तो उस तक अमेरिकन कंपनी जो है ना बंद करके चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा से काम शुरू किया जाए और वहाँ पे अगर तेल है तो पाकिस्तान की मदद की जाए। उनका कहना है कि दोनों मुल्कों को तजारत का फ़ायदा होना चाहिए, पाकिस्तान भी पैसे बनाए, हम भी पैसे बनाएं।
फिर अपना आसिम मुनीर साहब हमारे जो फील्ड मार्शल उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में आप देख लें जिस तरह दिलचस्पी ले रहे हैं, पाकिस्तान में लिथियम के यूरेनियम इसके कॉपर के बेताशा ज़खायर मौजूद हैं, 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है। उन्होंने कहा बैराकोड जो कंपनी है वो तैयार है आप अमेरिका के साथ मिल के काम करने के लिए। इस पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि जी हम भी तैयार हैं, हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि चाइना ने बहुत से हवाले से वो इन चीज़ों की एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। ये लिथियम और कॉपर की ज़रूरत जो उनकी फ़ौज को भी है, उनके सिविलियन अदारों को भी है, बाकी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट मैग्नेट। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के साथ हम बड़ा ताउन करेंगे। एक और चीज़ जिस पे मुझे लगता है कि मुझे ज़ाती तौर पे जिसका पता चला, बड़ी खुशी वाली बात है, ये फील्ड मार्शल ने हमने उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प को कन्विंस किया कि हमने देखा कि पाकिस्तान को हमेशा भारत के लेंस से देखा गया है, तो वक्त आ गया है कि ये चीज़ को ख़त्म किया जाए। और उस पर उन्होंने कहा कि मैंने डीहाइफिनेट कर दिया है, हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक नज़र से देखते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ भी तल्लुकात रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान को के तौर पर माना गया। शॉर्टली ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान, ये तो आपने पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, इसमें पाकिस्तान आने वाले दिनों में ये डी एस्केलेशन के लिए क्या किरदार निभा सकता है या क्या तैयारियां इस जानिब से की जा रही हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है अगर ये फुल स्केल वॉर यहाँ पे शुरू हो जाती है। देखिए, मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने ये बताया कि उनकी जो प्रेसिडेंट से कल बात हुई थी, ईरानी प्रेसिडेंट से, उसके बारे में बताया गया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने गुड ऑफिसेज़ जहाँ जहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करेगा। एक तरफ देख लें ईरानी फॉरेन मिनिस्टर रशिया में बैठे हुए हैं, फिर इस तरह पाकिस्तान रब्ता कर रहा है, बताया गया मीटिंग में, चाइना के साथ और ख़ित्ते के बाकी ममालिक के साथ। और जिस तरीके से ये भी खबरें हैं कि फील्ड मार्शल साहब अब चाइना भी जाएंगे और फिर सऊदी अरब भी जाएंगे, और बहुत बुनियादी तौर पे ये जो नया इशू बन रहा है, ये खुदा न खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ईरान हमलों का जवाब देता है, उधर सिर्फ रजीम चेंज की बात आती है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको डिस्कस किया गया और ये तय किया गया कि पाकिस्तान बेहतर हिकमत अमली बनाएगा ताकि ये वहाँ पे इन्फ्लक्स जो अपना ईरानी खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा मामला बिगड़ता है तो वो हमें वो भुगतना पड़े जो हमने माजी में भुगता है अफगान महाजिरीन की सूरत में। तो उस लिहाज से तो मैं देखा जाए तो मीटिंग को भरपूर तरीके से ब्रीफ किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेगा डी एस्केलेशन के हवाले से। जी ठीक है। तो शाम साहब, हमें आसिफ अली दुरानी साहब ने भी ज्वाइन कर लिए, फॉर्मर एम्बेसडर ईरान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब। आसिफ साहब, सबसे पहले तो जो आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं सिलसिले में ट्रम्प साहब की जो ट्वीट है रजीम चेंज के हवाले से जो उन्होंने एक सिग्नल दिया है, ये उस वक्त में आया है जब हम देख रहे हैं कि जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे लोग इंटरव्यू में बता चुके हैं या बातचीत करते हुए उन्होंने कई बार कहा कि हम ओवरथ्रो नहीं करना चाह रहे ईरानियन गवर्नमेंट को। लेकिन अब जो उनका ट्वीट आना, आपको लगता है कि रजीम चेंज हालात हाज़रा को देखते हुए इस वक्त जो ईरान का मूड है और इस वक्त जो ईरान एक फुल फ्लेज हम देख रहे हैं कि उसमें जंग में जाने के लिए भी तैयार बैठा है, तो इस सारी सूरत हाल में आसान है वहाँ पर रजीम चेंज करना? देखिए, फ्रॉम द डे वन अमेरिका का हदफ ही रजीम चेंज था। ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तो एक बहाना है। ये जो है ख्वाहिश ये है कि अगर ईरान के अंदर डिसेंट आता है, उसके अंदर जो सिमरिंग डिसेंट है, वो अगर लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं, इसके अलावा ईरानियन अपोजिशन जो मुल्क से बाहर बैठी हुई है वो अगर टेक ओवर कर सकती है, तो ये इनके आज की बात नहीं है। फ्रॉम द डे वन जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया, कोशिश इनकी यही थी कि रिजीम चेंज हो तो उससे अमेरिका की जो पॉलिसी परसूट्स हैं उनको जो है वो दवा मिलेगा। तो ये इसलिए ये कोई जो हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। और ये ट्रम्प साहब ने तो अभी कहा है, लेकिन उससे पहले तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी भी यही कोशिश रही है और ये अटैम्प्ट होती भी रही है माजी में। और ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहरहाल वो तो एक प्रिटेक्स्ट बन रहा है, वो अगर वो ना हो तो फिर बाकी इनके पास सही। आसिफ साहब, लेकिन अभी इस सारे सिचुएशन में ईरान के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ईरान में इस वक्त क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि हमने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देखा अमेरिका के खिलाफ। ऑब्वियसली वो भी एक कैलकुलेशन हो रही होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि वहाँ से भी इतलात हैं कि जो अमरीकी अड्डे हैं मिडल ईस्ट में उनको इस वक्त अटैक किया जाएगा या उनको निशाना बनाया जाएगा। अभी तक फिल फॉर कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया। ये तो नो वन कैन से फॉर श्योर, लेकिन ईरान में ये अमेरिकन
स्ट्राइक्स जो हुई ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं तेहरान में, बाकी शहरों में। तो मेरे ख्याल में ईरान में इस वक्त जाहिर है एयर पावर ईरान की उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उनका मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अच्छा खासा मजबूत है और उसने इजराइल पे अच्छा खासा डेंट डाला है उसके डिफेंस सिस्टम में, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। जो वो डेविड स्लिंग और उसकी बात करते थे आयरन डोम की, वो अब ये साबित हो गया है कि वो ऐसे भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, उसमें पेनिट्रेट किया जा सकता है। ईरान ने साबित किया है। जी ठीक। और अभी सारी सिचुएशन में देखते हुए जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि हम ये तवक्को रखते हैं कि रिटेलिएशन ना की जाए ताकि एक फुल फ्लेज जंग का आगाज़ ना हो, इससे भी ज़्यादा नुकसान किया जाएगा, ईरान को इससे भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका और उसके एलाइज़ हैं या वेस्ट से जो एक प्रेशर पाया जा रहा है कि ईरान को डिप्लोमेसी के थ्रू चीज़ों को हल किया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो आ चुका है कि सदर ट्रंप का ये कहना कि 2 हफ्ते तक वो कोई ऐसा अटैक नहीं प्लान कर रहे, लेकिन उसके फौरी बाद हमने देखना नेक्स्ट डे ही ईरान पे अटैक किया गया। तो ट्रस्ट डेफिसिट जो पाया जा रहा है, क्या ईरान अब टेबल पर आने के लिए रेडी होगा? यही तो है, सारा अलमिया यही है कि इसमें अमेरिका की तरफ से ड्यूअल पॉलिसी अडॉप्ट की गई। पहले कहा गया कि 2 हफ्ते में जो है प्रेसिडेंट ट्रंप फैसला करेंगे कि क्या किया जाए, लेकिन अभी 12-13 दिन बाकी थे कि उन्होंने हमला कर दिया। तो ये जाहिर है ये एक तरह का उनका प्लॉय था, उन्होंने एक वो धोखा दिया और उसके ज़रिए कर दिया, वो अपनी जगह है। लेकिन मसला ये है कि इससे खत्ते में जो टेंशन बढ़ा है और इसमें अब जो वल्नरेबिलिटीज आ रही हैं, और डर इस बात का है कि ये एस्केलेशन हो जाएगा। और एक ऑर्डर का इजहार ये किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद हैं, तो उससे जो है न सिर्फ रीजन बल्कि बाकी दुनिया भी मुतासिर हो। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आपने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, आप पेश किया। एहतशाम साहब, उनका मैं इस पर तजिया लेती हूँ। एहतशाम साहब, अभी ये जो ईरान की ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, एक तो ये कहा गया था कि अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, दूसरी धमकी उनकी जानिब से ये दी गई थी कि जो आबनाए हर्म्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, उसको बंद किया जाएगा। अभी तक दोनों पर वैसे अमल दरामद नहीं हुआ, ऑल्दो हम देख रहे हैं कि इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सारी सिचुएशन में अभी आप क्या देख रहे हैं कि ईरान में इस वक्त थिंक टैंक जो है वो क्या सोच रहे हैं इस हवाले से, क्या रद्द-ए-अमल प्लान किया जा रहा है और इसके असरात किस हद तक हो सकते हैं अगर रिटेलिएशन की जाती है और अमरीकी अड्डों को नुकसान पहुँचाया जाता है? देखिए, अब ना सिचुएशन बड़ी तेज़ी के साथ इवॉल्व कर रही है और दोनों साइड ऑप्शन अपने वे कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे 3 जो न्यूक्लियर प्लांट पे हमले के बाद अब ये तवक्को की जा रही है या फिर किया जा रहा है कि जी इसका जवाब बड़े भरपूर तरीके से ईरान देगा, जिसका उनकी हुकूमत ख़ुद भी कह रही है। आयतुल्लाह ख़मेनी साहब ने कह दिया कि अब तैयार हो जाए हमलों के लिए। देखिए, जो 2-3 ऑप्शन पे बात हो रही है उसमें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात हो रही है, जिसमें 25% तेल की सप्लाई और 50% वहाँ से गैस की सप्लाई होती है। और आज न्यूयॉर्क टाइम की फ्रंट पेज की स्टोरी ये कह रही है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन बड़े बुरे तरीके से हिट होंगी और किस तरीके से अमेरिका इनको दोबारा खुलवाने में कामयाब हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा। मतलब एक बड़ी फिर लड़ाई से या एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना होगा। दूसरा, हमने ये बात की जा रही है कि जी आप और अमेरिका ने चाइना को भी ये स्ट्रेस दिया है, ये जोर दिया कि आप इस तरह से रोका जाए इनको यहाँ पे स्टॉप करने से, वहाँ से तरसील को। देखिए, एक तो उनको चाइना को 2 दिन पहले चाइना और रशिया को उन्होंने धमकी भी दी थी कि आपने बीच में नहीं आना और ये आप इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, स्टेट अवे विद दिस कॉन्फ्लिक्ट। और लेकिन साथ साथ अब उनसे तवक्को की जा रही है कि अब हमने कुछ कर दिया तो आप आपके देखें कैसे चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। दूसरा, हमने ये कहा जा रहा है कि जो ऑप्शंस हैं ईरान के पास उसमें ये भी है कि वो
जो कहा जा रहा है अमेरिकन बेसिस पे हमले करेगा मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे 40,000 अमरीकी ट्रुप्स हैं। तो दूसरी तरफ ये भी सवाल किया जा रहा है कि वही मिडिल ईस्ट के ममालिक जहाँ पे बेसिस हैं उन्होंने कंडेम किया है, उसमें UAE आप देख लें, सऊदी अरब वगैरह सब ने, और अगर वहाँ पे हमले करते हैं तो सर कंडेमनेशन के हवाले से भी जो सिचुएशन पाई जा रही है ना, जो अमेरिका ने, उसने भी एक सारे सिचुएशन में एक एम्बिग्यूटी, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। उस पर मैं आती हूँ, मैं तारुफ करवा दूँ, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करेंगे। अब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ सर, अब एहतशाम साहब अब आप कंटिन्यू करें, अब आप कंटिन्यू करें। जी, मैं आपने सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के कैपिटल्स में बात हो रही है ना, वो ये है कि हमने तो इनको सपोर्ट किया ईरान को, सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत वगैरह, बहरीन, लेकिन वो कहा जा रहा है कि अगर हमारे मुल्क के बेसिस पे, अमेरिकन बेसिस पे आप हमला करेंगे तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हमला किया जाएगा। तो नतीजतन ये सवालिया निशान ईरान में भी है, अगर ऐसा किया गया तो क्या होगा। तो फ़िलहाल तो कहा जा रहा है कि शायद ये ना करे, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिकन एम्बेसीज जो उनकी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, वहाँ पर साइबर अटैक वो कर सकते हैं, वो दहशत गर्दी को फ़रोग़ दे सकते हैं। अपनी प्रॉक्सी जो बड़ी हद तक हमने देखा है वो न्यूट्रलाइज़ कर चुका है ईरान, हिज़्बुल्लाह भी देखें, हमास वगैरह भी। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो वेस्ट और अमरीकी प्रेस बता रहे हैं कि 3,000 के करीब उनके पास अभी भी डिफरेंट किस्म के ड्रोन्स हैं, जिसमें ये आपके बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहली मरतबा परसों किया था, खैबर जो है, जो बहुत ही लीथल किस्म का है। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान को इस स्टेज पे आमना रोकना तो बड़ा मुश्किल होगा। अब सवाल ये है कि सफारतकारी का एक मौका दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट वाइट हाउस के बाहर रैलीज भी निकाली जा रही हैं ईरान के हक में। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, अब इसका हल क्या है? एक जानिब अगर जो हम देख रहे हैं अमेरिका, वेस्ट, आज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उनका भी मैं बयान देख रही थी, वो भी यही कह रहे हैं कि जी हम पूरी सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और ईरान को टेबल पर आना चाहिए डिप्लोमेसी के थ्रू। लेकिन अब अमेरिकी सदर पर किस तरह से ट्रस्ट बहाल किया जाए, जब वो 2 हफ्ते मौखर करने की बात कर रहे थे, लेकिन रातों रात ये हमला कर दिया जाता है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो आ गया है, इसके बाद अब आपको वे आउट या वे फॉरवर्ड आगे क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? रिटेलिएशन का मतलब है फिर वो जंग को तूल देना? कम से कम इस खित्ते के लोग तो अभी ट्रस्ट उनका बरकरार नहीं रहा, और पहले भी कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि जब से US में स्टेट डिपार्टमेंट के बजाय वाइट हाउस से फॉरेन पॉलिसी के तमाम मुहर्रिकात को देखा जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है और डे टू डे बेसिस पे किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की बड़ी सीनियर स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कुछ सवाल जवाब के दौरान इंदिया दे दिया था कि वाइट हाउस से पूछ लें, और वाइट हाउस से पूछने का मतलब 3-4 दफ़ा जब उन्होंने कहा तो फिर उसके बाद फिर दोबारा सवाल किया गया तो कहें कि हाँ वाइट हाउस में आजकल ये फैसले हो रहे हैं, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पल्सिव फैसलों का तो अब होता रहेगा जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हुकूमत में है। और ये सिर्फ इसी मामले में नहीं, ट्रेड के मामले में, बाकी मामलात में उनके गुफ्तो शनीद में देख लें, yes it's possible, it's not possible, you know, we can attack and we may not attack, we're giving them 14 days and hopefully it should be done before, but we can and we are very strong people। तो इस किस्म की चीज़ें दोनों साइड को कवर करते हुए किया जाता है। तो ये बात दुरुस्त है कि ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी नाजरीन जानना चाहेंगे कि अब मंजरनामा क्या होने वाला है। बिल्कुल, मंजरनामा कोई भयानक सा नज़र आ रहा है, कोई इसमें कोई मस्बत बात नज़र नहीं आ रही है। उसके लिए खित्ते के तमाम ममालिक को तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो ख़ास तौर पर इत्तफाक से और बदकिस्मती से मैंने कुछ बड़े इम्पोर्टेंट हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान है। अभी मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ कल सुबह को, तो वो कंटिजेंसी प्लान कि अगर कोई रिफ्यूजीज़ का सिलसिला शुरू हो जाए ईरान से, या उसका जो फॉल आउट पहले से होना शुरू हो गया है, 2 लाख के करीब हमारे बलोची भाई वो मुंसलिक हैं। आप पैरेलल तिजारत कह लें, ब्लैक तिजारत कह लें, लेकिन वो सदियों से मामला चल रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद से भी चल रहा है। डीजल भी है, मसनूआत भी हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें खुराक की भी हैं, बिस्किट्स वगैरह भी हैं, वो सारी चीज़ें ईरान। अच्छा, माज़रत के साथ डॉक्टर साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, अगर आप मेरा सवाल ले लें। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि रजीम चेंज की जो बात हो रही है, एफसन भट्ट के साथ 2-3 बयान चेंज किए। आपको क्या लगता है, जहाँ जहाँ रजीम चेंज हुआ वो रीजन डिस्टेबलाइज हुआ, लिबिया देखें, इराक देखें, अफ़गानिस्तान देखें, अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, ये यहाँ पर रजीम चेंज होता है, कहा जाता है कोई भी हुकूमत ऐसी तकड़ी नहीं होगी, नतीजतन
पाकिस्तान पे बड़ा शदीद दबाव, फिर रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स ईरान से शुरू हो जाएगा इस दफ़ा। जी यही मैंने इशारा अभी रेफ्यूजी का जिक्र मैंने यही इसीलिए कर रहा था। उसके लिए कंटीजेंसी प्लान भी इत्तेफाक से नहीं है, कम से कम 2-3 रोज़ पहले तक नहीं थी हमारे जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है उसके पास। तो कहने का मकसद ये, पाकिस्तान को वॉर फुटिंग पे अपनी कंटीजेंसी प्लान रखना चाहिए। आगे मंजरनामा क्या होने वाला है? नंबर 1 कि ईरान एक बड़ी रिजिलियंट कौम है, 7000 साल पुरानी तहजीब है, उन्होंने बड़ी जंगें लड़ी हैं, और ख़ास तौर पे 199 सालों में जो हिस्ट्री बताती है 8 बड़ी जंगें लड़ी हैं, हर जंग के बाद अपने पैरों पर खड़े हुए हैं वो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मलेशिया जो इराक़ की है उसने पहले ही धमकी दे दी है, हूथियों ने पहले से अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है और मज़ीद धमकी दे दी है। और हूथियों के पास सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है वो है बाबुल मंदाल। बाबुल मंदाल की टोटल विड्थ इस वक्त 31 नॉटिकल माइल, 31 किलोमीटर कह लें, नॉटिकल किलोमीटर कह लें, तो वो है। और हरमोज़ का तो आपने अभी जिक्र कर रहे थे एहतशाम साहब, तो फिर उसका हमें पता है कि उनकी पार्लियामेंट ने इजाज़त दे दी है, सुप्रीम काउंसिल के बाद फिर वो बंद कर सकते हैं जब भी चाहें। और उसके मज़मरात पाकिस्तान पर भी होंगे, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इन तमाम के पास ज़्यादा उसके ऑयल जाता है, बाकी दुनिया में बहुत कम उसका जाता है। डॉक्टर साहब, आपको ये आगे जंग फैलती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है चाइना और रशिया का आने वाले दिनों में फौरी तौर पे कोई किरदार सामने आएगा जंग रुकवाने में, ताकि खित्ते में ना फैले? ऑब्वियसली उनके भी मफादात हैं। जी एक जुमले में इसका अंदाज़ा हो जाएगा जो मैं कहने लगा हूँ कि रशिया या चाइना, डू दे हैव एनी अदर चॉइस? ईदर दे शुड वॉश देयर हैंड फ्रॉम दिस एंटायर रीजन इंक्लूडिंग बेल्ट एंड रोड एंड सी पैक, और दे शुड सपोर्ट। नाउ इंडिया यही है कि उनको सपोर्ट, ज़ाहिर है चाइना और रशिया दोनों, हम आम फहम ज़ुबान में ये समझते हैं, एक आम आदमी ये समझता है कि बस वो उनकी फ़ौजें आ जाएंगी और वो अपने टैंक ले आएंगे और अपने जहाज़ ले आएंगे। ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल कानून की अभी भी चाइना पासदारी कर रहा है, रशिया पासदारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका और इसराइल के अलावा इंटरनेशनल ऑर्डर तो अभी भी किसी काफ़ी हद तक उसमें कायम है, तो उसको वो कर रहे हैं। लेकिन उस लिहाज को, उसको मद्देनज़र रखते हुए रशिया की भी अभी जो मीटिंग होने वाली है, तकरीबन मेरा ख्याल शुरू हो गई ये मीटिंग वज़ीर ख़ारजा की और पुतिन साहब की। उसके बाद मेरा अपना जायज़ा है, मेरा तखमीना है, मेरा जायज़ा है, इसमें एनालिसिस है कि उसके विदिन 24 आवर्स आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स ईरान ने जो कमिट किया हुआ है। डॉक्टर साहब, इसमें अब अपना चाइना और रशिया की जिम्मेदारी आप नहीं समझते बढ़ जाती है? देखें, 20 साल का स्ट्रेटेजिक माहिदा चाइना ने किया हुआ है ईरान के साथ, 25 साल का स्ट्रेटेजिक माहिदा रशिया ने किया हुआ है। तो लोग तो ये तवक्को कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक माहिदा करने के बाद कुछ तो उनका रोल बनता है ना। लोग कह रहे हैं कि वो दोनों फॉर द टाइम बिंग तो तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। जी, इसीलिए मैंने बड़ा ब्रीफली कहा, मैंने कहा कि डू दे हैव एनी चॉइस? तो इन माय ओपिनियन दे डोंट हैव एनी चॉइस, दे विल हैव टू एंड दे आर गोइंग टू। रीजंस बीइंग कि देखें, सीरिया में थोड़ा सा रिस्क लिया रशिया ने, वहाँ से तकरीबन वाइप ऑफ हो गया सीरिया से। रशिया नहीं चाहता था, काफ़ी अरसे के बाद रशिया को 25 सालों के बाद रशिया को मौका मिला था कि अपना जंगी जहाज़ वो सीरिया के उधर मेडिटेरेनियन सी में लेके आया और सीरिया के उस पे लगाए बंदरगाह पर। 25 सालों के बाद वो ख़त्म हो गया। तो अब वो चाहेगा रशिया के उसको बिल्कुल ही इधर से बुरिया बिस्तर बंद हो जाए, और उससे ज़्यादा स्टेक जो आपने बताया 25 साल का और 20 साल का जो एग्रीमेंट है, वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि डिपॉजिटरी जिसका कि यूनाइटेड नेशंस है, और यूनाइटेड नेशंस में उसकी डिपॉजिटरी के तौर पर डॉक्यूमेंट मौजूद है और उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है और उसकी गारंटी एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत पूरी दिया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमीर अहमद खान साहब, आपने इस पर अपना तजिया पेश किया है। तो रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और न्यू गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में नाज़रीन कशीदगी बढ़ गई है। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमज़ को बंद करने की मंजूरी दे दी है, जो ईंधन की आलमी तरसील की अहम गुज़रगाह है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के रास्ते से रोज़ाना 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल की तरसील होती है, जो दुनिया की तेल की तिजारत का 30% बनता है। जबकि सालाना कुदरती गैस की तरसील 8 करोड़ 50 लाख टन है, जो आलमी तिजारत का 21% बनती है। इस रास्ते से एशिया को 83% और यूरोप को 7.5% तेल की तरसील होती है। इस रास्ते के बंद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान कहा जा रहा है कि चाइना, भारत, जापान और जनूबी कोरिया का होगा। JP मॉर्गन ने खबरदार किया कि इस बंदिश से तेल की कीमत 120 से $130 फ़ी बैरल पहुंच सकती है, जो इस वक्त $75 से $78
डॉलर फी बैरल है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक मार्केट पर भी फौरी असरात नजर आए हैं, जहां ट्रेडिंग में शदीद मंदी देखी गई है। एक वक्त पर इंडेक्स 2046 पॉइंट्स की शदीद कमी देखी गई है। अब हम देखते हैं कि सिचुएशन किस जानिब जाएगी, पे पाकिस्तान पर इसके पाकिस्तान की इकॉनमी पर किस हद तक ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। हम साहब जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो क्राइसिस पाया जा रहा है इसके क्या असरात होंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इकॉनमी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं एहतशाम साहब के साथ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ग्लोबली एक तो इम्पैक्ट का बताइएगा, लेकिन खुसूसन पाकिस्तान में हमने देखा कि बड़ी मुश्किलात से अपनी सांसें बहाल की हैं इकॉनमी की, और अब जब हम देख रहे हैं कि जब जैसे ही सांसें बहाल होना शुरू हुई तो पहले हमें एक क्राइसिस से निपटना पड़ा जो पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन की सूरत में था, और दूसरा मेजर क्राइसिस ये हमारे सामने मौजूद है। किस हद तक पाकिस्तान को ये इम्पैक्ट आ सकता है इस जंग की सूरत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पहली बात यह है कि ये दूसरा, जैसे आपने कहा, एक्सोजेनस शॉक, यानी कि एक शॉक था जो 10 मई का था। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वी फेयर्ड वेरी वेल एंड वी हैव कम आउट ऑन द राइट साइड इन द सेंस के जो ब्रांड पाकिस्तान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 10 मई के बाद उस बहुत एलिवेटेड हो गया है। और जो इस वक्त का ये शॉक है ये ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा है कि अगर तेल की कीमत, तिजारत, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये सब एक तरह से वक्ती तौर पे भी उसको अगर एक धचका लगता है, यानी कि एक हिट लगती है, तो एक रिकवरिंग इकॉनमी के लिए जो कि पाकिस्तान की है, एक स्टेबलाइजेशन की इकॉनमी के लिए, एक पाकिस्तान का 60-65 डॉलर का तेल और पाकिस्तान के लिए 85-90 डॉलर का तेल, दो बड़ी एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये भी याद रखिए कि 5 मई को ब्रेंट की कीमत 57 डॉलर थी, 57 डॉलर्स, जो इस वक्त 77 डॉलर्स का है। तो ये 20 डॉलर पर बैरल का फ़र्क आ गया है तब से लेके अब तक। नॉट ऑल बिकॉज ऑफ ईरान कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रीमियम है वो 10 डॉलर का है इस वक्त जो बिल्ट इन है। अभी भी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो ये अस्यूम कर रही हैं, अभी आप देखिए कि तकरीबन तेल की कीमत वही है जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था, वो ये अस्यूम कर रही है कि ये एस्केलेट नहीं करेगा, ये कंटेन हो जाएगा और आने वाले दिनों में ये एक तरह से डिसिपेट कर जाएगा। स्कर्मिशेस तो होती रहेंगी बट ये जिसे कहेंगे कन्फाइंड रहेगा। अगर आप ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को भी देखें, पाकिस्तान की मार्केट आज कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर गई है, मार्केट इज़ नियरली 3% डाउन। ग्लोबल मार्केट्स यूरोप भी जो है वो नेगेटिव 0.25% इस तरह से खुला है। जो ईस्ट एशिया भी है वो 1% नेगेटिव के अंदर ही रहा इसी उम्मीद से। बट पाकिस्तान की इकॉनमी को जो एक्सटर्नल शॉक है वो ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि जो अगर इंपोर्ट बिल 4-5 अरब डॉलर से बढ़ जाता है इस तेल की कीमत से, तो ना सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ती है, उसका इम्पैक्ट आपने लास्ट वीक भी देखा आमना साहिबा कि जो स्टेट बैंक का 11% का रेट है, जिसमें एक उम्मीद आप कर सकते थे बेस्ड ऑन डेटा कि वो कम होता, वो नहीं हुआ कम। तो आपने पहला इम्पैक्ट तो यहीं पे देख लिया। अगले साल की 7.5% की इन्फ्लेशन ज़्यादा हो सकती है, सो ये दूसरा इम्पैक्ट है। तीसरा इम्पैक्ट जो है वो ये है कि अगर रेट्स नीचे नहीं आते पॉलिसी के, तो जो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल हम 4.2% पे जाएंगे, तो उस हदफ पे जाना जो है वो मुल्क के लिए शायद विल रिक्वायर एन एक्स्ट्रा एफर्ट। और आखिरी बात, जो एक्सटर्नल अकाउंट है जो सरप्लस में रहा है, उस पर प्रेशर आ सकता है, दबाव आ सकता है, और वो उसकी एक जो जैसे महवर है वो रुपए की कीमत की एडजस्टमेंट है, जो 278-279 वर्सेस डॉलर था, आज 283 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। ये हैं सब चीज़ें। और सबसे बढ़ के देखिए, ये मैं बहुत ही एक मुश्किल रीजन है जिसमें हम रहते हैं। ये क्यों मुश्किल है? मतलब इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये अगर आप सारा रीजन देखें तो हम ट्रेड नहीं करते। हमसे मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, साउथ एशिया नहीं ट्रेड करता, दूसरी तरफ भी ट्रेड जो है उसका हुजम कम है। चाइना को छोड़ के अगर हम अपनी ये देखें तो कार कंट्री से भी उस तरह की ट्रेड नहीं है। जो ईस्ट एशियन मिरेकल हुआ था उसकी एक बड़ी वजह जो लोग भूल जाते हैं वो ये थी कि ईस्ट एशिया के अंदर उन ममालिक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। वो एक कोई गाड़ी अच्छी बनाता है, कोई फ़ोन अच्छा बनाता है, एक कोई जूता अच्छा बनाता है। सो दे वर ऑल हैविंग, जिसको कंपेटिटिव एडवांटेज इकोनॉमी में कहते हैं,
पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दिस खत्ते में वाक़या है, अभी तक तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अपने भी और साथ के भी, उनको भी नहीं पूरी तरह इस्तेमाल कर सके। जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा के हमने फूड बास्केट बनना है एरिया की, वो नहीं कर सके। सो ये जो पोटेंशियल है इस रीजन का, बिकॉज ये एक डिफिकल्ट रीजन है, हम नहीं कर सके। और इन रिटेलिएशन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करने की, इसके क्लोजर की बातें हो रही हैं, आपको वैसे होता हुआ दिखाई दे रहा है? एक प्रेशर है ऑब्वियसली चाइना की जानिब से भी होगा, क्योंकि चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है यहाँ पर। आपने जिक्र सही किया पेट्रोलियम का, पर इसके साथ साथ याद रखिए कि 20% दुनिया की LNG भी वहीं से गुजरती है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉग्निसेंट कि ये दोनों चीज़ें हैं। ईरान की इकोनॉमी का बहुत दारोमदार है वहाँ से जो उनकी शिप्स गुजरती हैं और ईस्ट एशिया में इंक्लूडिंग चाइना जो सप्लाई जाती है। सो आई डोंट नो कि वो किस तरह इसको लेकर आगे चलेंगे, दैट्स समथिंग बेस्ट लेफ्ट टू देम। बट अगर वहाँ पे डिसरप्शन आई तो फिर जो आप JP मॉर्गन का एस्टिमेट $100 से ऊपर का या 120 बयान कर रही हैं, फिर उस तरफ जा सकते हैं। बट माई सेंस टुडे इवन मे बी मैं इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूँ इन माई माइंड, वो यही है कि बेटर सेंस वुड प्रिवेल एवरीवेयर। आज भी शायद ईरान अथॉरिटीज़ की रशिया से, यूरोपियन यूनियन से जी मीटिंग्स होती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई जो तस्फिया तलब आगे और IAEA को लेकर, और अमेरिका भी नहीं चाहता कि वो जंग में पड़े रहें, आपको तो पता है कि वो भी जंग से निकलना चाहते हैं। सो गिवन ऑल दिस, हमेशा देखिए ना, कोई मीडिएशन तो कभी कभी चाहिए ही होती है, समटाइम्स for two parties to come to the table. So I really hope कि we go this. जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वक्त गुजर है, पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त 3.1% से भी ज़्यादा डाउन चली गई है। एक तो यह है कि इमीडिएटली आई थिंक शायद ओवर लेवरेज थी, इसलिए हो गई है। आई रियली होप कि ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हों, बट ये क्लैरिटी मैं और आप तो कोशिश कर सकते हैं सोचने की, बट ये तो अब डिपेंडेंट है कि क्या रिएक्शंस आते हैं। ठीक। एहतशाम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सारे सिचुएशन को? जब पाकिस्तान इंडिया क्लैश हुआ था, उसके बाद बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन चुकी थी। वो सदर ट्रम्प का ये कहना कि ट्रेड में इंटरेस्ट है और बड़ा इक्वली हमें ट्रीट किया गया था। लेकिन अब जो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भी है, तो पाकिस्तान के लिए बैलेंस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होगा, और फिर हमारी इकॉनमी भी एक सबसे जो मेन चीज़ है जिसको हमने रिवाइव भी करना है, उसको भी देखना होगा। तो आप कैसे सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं? हम ना लाइटर नोट पे डॉक्टर साहब ने इटर्नल ऑप्टिमिस्ट की बात की है, तो सहाफ़ी बरादरी जो है ना वो इटर्नल पेसिमिस्ट और सिनिक होती है। हम तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन डार्कर पहलू जो है ना वो हमें यूँ दिखाई दे रहा होता है कि जैसे इसके बाद पता नहीं क्या होगा। देखिए, अच्छी बात है $70 है, और कुछ हवालों से कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट कर्व बढ़ता है। मुझे याद आ रहा है हम ना 60s में जब नहर सुएज़ बंद कर दी थी प्रेसिडेंट नासर ने, तो उसके बाद कहते हैं सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं हुई थी इक़्तिसादी हवालों से। लेकिन जब बरतानिया ने, फ्रांस ने हमला कर दिया ना उस पर, इस पर नहर सुएज़ बंद करने पे, तो एकदम दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी जो हिल गई थी। अभी मुझे यही डर लग रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर बंद किया जाएगा, आज की न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी पढ़ें फ्रंट पेज की, वो ये कहती है कि जी ठीक है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन साथ साथ वो ये वार्न कर रहे हैं कि इसको खुलवाने के लिए अगर अमेरिका जो है ना कोई अपना मिलिट्री एक्शन करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर इकनॉमिक लेवल पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस सूरत में लग रहा है कि फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। देखिए ना, बड़े अरसे के बाद साल, 1.5 साल, 2 साल से पेट्रोलियम प्राइसेस कम है, तो हमारा इम्पैक्ट कम है। अभी बजट में भी जो साइज़ रखा गया उस हवाले से भी कहा जा रहा है 290 रुपये तक का रखा गया है। इन्होंने जो डॉलर को बजट में रखा है, अगरचे 280 और से कम है डॉलर हमारा इस वक्त पाकिस्तानी रूपये में। अब अगला सवाल ये है कि जी व्हाट नेक्स्ट। अपॉर्चुनिटी तो लगता है कि आमना अगर हमारे तो नेक्स्ट डोर में ये मामला चला गया ना, अभी तो ये खाली वहाँ तक बात होती कि मसला हल हो जाता। अब ये कि ईरान ने अब रिटेलिएट करना है, जिस तरह वो ओपनली कह रहे हैं, उनको बाकायदा इख्तियार भी दे दिया गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद करें, और वो तैयारी भी कर रहे हैं कि हम जवाब देंगे। अब वो जवाब देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिडल ईस्ट मालिक के लिए भी हो सकते हैं, हमारे लिए भी हो सकते हैं। और हमारे लिए मुश्किल ये है कि अब हमने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी है कि हम रीजन में ना सिर्फ इकनॉमिक जो नुकसान है उसको हम बर्दाश्त कर पाएँ, दूसरा जो स्ट्रेटेजिक हवाले से हमारे लिए खुदा न खास्ता मुश्किलात हो सकती हैं अगर ईरान फैसला कर लेता है कि उन्होंने अमरीकी अहदाफ पे हमले करने हैं। 40,000 वहाँ पे अमरीकी बैठे हुए हैं,
वहाँ से रिएक्शन तो आएगा मिडल ईस्ट मालिक का, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर और ऑप्शन है, जैसे कहा जा रहा है साइबर हमले करेंगे, दहशत गर्दी और प्रॉक्सीज अगरचे न्यूट्रलाइज बड़ी हद तक हो चुकी हैं, हमास और हिजबुल्ला, लेकिन वो कहा जा रहा है कि उनको रीएक्टिवेट किया जाएगा। जिस तरह हमास ने भी रिएक्ट किया है, जितना फोर्सफुली उसने कंडेम किया है, इससे तो लगता है कि जनाब वो अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए। वैसे भी लोग कह रहे हैं कि हमास के खिलाफ जंग तो अभी तक नहीं जीत पाया इसराइल, वहाँ तो लड़ाई हो रही है तबाही फेरने के बावजूद भी। अब यह दूसरा महाज अगर खुल जाएगा तो अमेरिका किस हद तक आगे आएगा? अब कहा यह जा रहा है कि फंसा तो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि जान के फंसे हैं, ऐसा नहीं है। अगले 50 साल का 100 साल का मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने के लिए इन 10 सालों का इंतज़ार किया गया था कि किसी तरीके से अपना सीरिया, उसके बाद लेबनान और फिर उसके बाद ईरान को जिस तरह न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये अगर मामला रजीम चेंज के बाद चला जाता है तो मेरा ख्याल है हमें ये बहुत बुरे तरीके से हमारा रीजन डिस्टेबलाइज होगा और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा भी दिखाई देगा, जो खास तौर पे जो मेजर इकोनॉमीज उनके लिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, ऑब्वियसली 900 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ, और अगर एक कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा हो तो एयर ट्रैफिक से लेके अगर ऑयल प्राइसेस तक, इनफॉर्मल ट्रेड जो ईरान के साथ है 2.5-3 अरब डॉलर का वो है, आईपी पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट था वो है, फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न अगर कभी खड़ा होता है, रेफ्यूजीज का भी एक बर्डन जो हमने अफगानिस्तान की तरफ से भी किया जी लिया। और अब सबसे बढ़ के बात यह है कि जब भी कोई मुल्क हमारे नेबर में अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1.5-2 अरब डॉलर पाकिस्तान की क्रॉस नहीं करती, वो भी पास सेक्टर में रही है, और एक SIFC के थ्रू और दूसरी अदारों के थ्रू एक बड़ी कोशिश हुई है कि एग्रीकल्चर में बियॉन्ड पावर सेक्टर जाकर एग्रीकल्चर में बैरक गोल्ड के साथ बाकी माइंस एंड मिनरल्स में अब बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की। सो फॉर अस मैंने पहले शॉर्ट टर्म बयान किया, मैं एक लॉन्ग टर्म अगर पर्सपेक्टिव दूं तो वो एटलीस्ट होल्ड पे जरूर चली जाती है, क्योंकि व्हाट वुड यू वुड गो ऑन अ वेट एंड सी कि लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इत्तेशाम साहब, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। इस वक्त चूँकि अख्ताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं तो हम यही दुआ करेंगे, क्योंकि पहले इज़राइल ने जिस तरह से फ़लस्तीन में जो सारी सिचुएशन क्रिएट की, वहाँ पर जो एक इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक जो इस सिचुएशन पाई जा रही है, क्राइसिस है जो ना ख़त्म होने का नाम ले रहा है, उसके बाद ये जंग जो हम अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं कि फैलते फैलते पूरे खित्ते में फैल जाएगी, और वही हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि ईरान को जो जिस तरह से निशाना बनाया गया अमेरिका और इजराइल की जानिब से, और अब उसके क्या रिटेलिएशन में या उसका रद्दअमल क्या आता है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।